Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So dear student, in this lecture we'll discuss about foreign trade and integration of market. तो स्टूडेंट्स हम रिकॉल करते हैं अपना लास्ट वाली वीडियो, उसमें हमने पढ़ा था केस स्टडी ऑफ फोर्ड मोटर्स, जिसमें हमने देखा था कि फोर्ड मोटर्स है एक एमएनसी कंपनी कैसे बनती है, किन किन कंट्रीज़ में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करती है और कैसे वो अपना एक्सपोर्ट सिस्टम चलाती है इंडिया की कंट्री के साथ या बाकी 26 कंट्रीज़ जो थी उनके साथ मर्ज होके। तो अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। स्टूडेंट्स यहाँ टू कंसेप्ट हैं हमारे। फर्स्ट इज फॉरेन ट्रेड एंड सेकेंड इज इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट। अब फॉरेन ट्रेड अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, फॉरेन ट्रेड मीन्स जब ट्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है या दो कंट्री के बीच में होता है तो उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। अब फॉरेन ट्रेड होगा तो एक कंट्री की मार्केट दूसरी कंट्री की मार्केट से इंटर रिलेटेड हो जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। तो आज का हमारा वीडियो यही है कि फॉरेन ट्रेड है और मार्केट का इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम अपना आज का लेक्चर। फॉरेन ट्रेड इज़ अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। फॉरेन ट्रेड वो होता है जो डिफरेंट कंट्रीज़ आपस में करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। और विद इन डोमेस्टिक लेवल को छोड़कर, मतलब विद इन कंट्रीज़ को छोड़कर, विद इन कंट्री एक कंट्री को छोड़कर अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। सिंस हिस्ट्री फॉरेन ट्रेड मतलब अगर हम पहले के टाइम की बात करें, 100 200 300 साल पहले की बात करें, तब फॉरेन ट्रेड था वो कंट्रीज़ को कनेक्ट करता था। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स आए थे हमारे यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, वो घूमने के लिए तो आए नहीं थे लोग यहाँ पर। वो किस किस बहाने से आए थे यहाँ पर, किसके लिए आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। तो उन्होंने देखा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल हमें इजीली मिल सकता है। तो वो रॉ मटेरियल लेने के लिए, ट्रेड करने के लिए ही आए थे। पर जब यहाँ पर आके उन्होंने सिस्टम देखा कि हम इस कंट्री को रूल भी कर सकते हैं, तो उन्होंने काफ़ी साल तक यहाँ पर रूल भी किया। तो ऐसे ही है, पहले के टाइम में कंट्रीज एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज से कनेक्शन इसलिए बनाती थी क्योंकि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री की ज़रूरत पड़ती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो जो चीज़ जहाँ से जो सस्ते मिलती है वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। तो ये शुरू से चलता आ रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया का मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिए कि ऐसे होता है कि कंट्रीज़ आपस में अपने बेनिफिट के लिए दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती हैं। तो इस वजह से कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट होती हैं। तो मीन्स फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉरेन ट्रेड हेल्प करता है मार्केट को इंटीग्रेट करने की। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या क्या काम करता है। अगर अभी इसको हम प्रोड्यूसर्स के लेवल से भी अंडरस्टैंड करेंगे और कंज्यूमर्स के लेवल से भी। मैंने सारे पॉइंट्स इकट्ठे बता रही हूँ मैं आपको, फिर देखेंगे प्रोड्यूसर्स को कैसे फ़ायदा होता है और कंज्यूमर्स को कैसे फ़ायदा होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब देखिए, अगर फॉरेन ट्रेड की आपको फैसिलिटी मिल रही है, मीन्स यू पीपल कैन ट्रेड बियॉन्ड योर डोमेस्टिक मार्केट। आप अपनी डोमेस्टिक, मतलब मान लो मैं इंडिया की रहने वाली हूँ, तो इंडिया मेरी डोमेस्टिक मार्केट है। अपने मार्केट के अलावा अब मैं अपने प्रोडक्ट को बाहर के मार्केट में भी बेच सकती हूँ। तो ये एडवांटेज किसको मिलेगा? प्रोड्यूसर को मिलेगा। अगर फॉरेन ट्रेड करने की लिबर्टी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट देती है तो क्या फ़ायदा होगा कि जो प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्ट है वो विद इन कंट्री नहीं, डोमेस्टिक मार्केट तक नहीं लिमिट है, वो कहाँ, फॉरेन तक जाएगा। और वहाँ पर भी अगर फॉरेन तक जाता है तो आप सोच सकते हैं कितना फ़ायदा होगा। प्रोड्यूसर गेट्स मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब प्रोड्यूसर्स को क्या है, सिर्फ एक मार्केट में काम करने के लिए नहीं मिलेगा। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट करके कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में बेच सकते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे ट्रेड फेयर वगैरह भी लगता है, हमारे दिल्ली में लगता है, उसमें अलग अलग स्टेट को सिम्बलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है। अब वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में तो बेचते बेचते हैं, और उसके बाद जब ट्रेड फेयर जो लगता है, जैसे दिल्ली का बता रही हूँ मैं, उसमें अलग अलग जगह से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो वो देखते हैं कौन सी कंट्री में कौन सी चीज़ अच्छी बनी हुई है, तो उस वजह से उनको प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं और उनको काम करने के लिए मतलब बोला जाता है कि हमारे को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है, और मतलब उनको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है काम करने का।
तो वही है कि अब वो एक मार्केट में वर्क नहीं करते हैं प्रोड्यूसर्स। अब फॉरेन ट्रेड होने की वजह से वो अलग अलग मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं इजिली, जिससे उनको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड। अब हमने जो पीछे एग्जाम्पल किया था हमारा, कि कोई भी कंट्री अगर जिसको लगता है कि जिस जगह पे कोई चीज़ सस्ती बन रही है, जैसे चाइना है, चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन बोलते हैं उसको, और मेक्सिको है क्लोजनेस टू मार्केट है, मार्केट के पास होती है तो सारा असेंबली का काम वही करती है। इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो कस्टमर केयर सर्विसेज को इजीली हैंडल कर लेते हैं। तो अलग अलग कंट्रीज़ में अपना जो प्रोडक्ट है, मान लो मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने वो प्रोडक्ट बना लिया है, बट मुझे पता है इंडिया में जो उसकी पैकेजिंग है वो मुझे चीप मिलेगी। अब मैंने अपना प्रोडक्ट इंडिया में भेजा और इंडिया में वो मेरा पैकेजिंग हो गया, मटेरियल पूरा हो गया। अब क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉस्ट चीप पड़ती थी, अब वो पैकिंग होकर मैंने अपना जो प्रोडक्ट है वो यूएसए भेज दिया। ठीक है। अब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ वर्क किया, दूसरी के बाद वो तीसरी कंट्री से कनेक्ट हुई, तो इससे क्या हुआ कि उसको लेबर क्या पड़ी, अपने कोस्ट की प्रोडक्शन, जो उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन थी वो क्या पड़ी, कम पड़ी, जिससे उस कंट्री को फायदा हुआ। और दूसरी कंट्री को क्या फायदा हुआ, उससे उसको काम मिल गया, अब एम्प्लॉयमेंट मिल गई। तो हर कंट्री को आपस में प्रॉफिट है। तो इससे कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब जिस कंट्री में हमें लगता है जो चीज़ चीप मिल रही है, उस कंट्री में हम वो जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उस प्रोडक्शन के प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑर्गेनाइज करते हैं, और डिफरेंट कंट्री में ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें प्रोडक्शन की कॉस्ट कम पड़ती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर को क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो ये हो गया हमारा प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पर, कि जो प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट से बियॉन्ड पहुंच जाता है, वो मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट्स में प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, और उनके कॉस्ट की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बायर्स की बात करें। अब बायर्स गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू चूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द मार्केट। अब बायर्स के पास पहले लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स थे जिसमें से उसको चूज़ करना पड़ता था। अब क्या हो गया है, अब ऐसा हो गया कि जब से फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ है तो बायर्स के पास नंबर ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ थिंग्स बढ़ गई है। अब जैसे आप कितनी सारी वेबसाइट्स देखो, जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, अमेजोन है, उसमें इंडिया ही के लोग नहीं हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो चीज़ें बिक रही हैं। तो उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल रही है। कि पहले आप सिर्फ इंडिया की मार्केट में देखते थे कि हमें कोई चीज़ चीप मिल रही है, अब आप ऑल ओवर वर्ल्ड देख सकते हैं कि हमें ये चीज़ चीप मिल रही है और हम वहाँ से वो चीज़ ले सकते हैं। अब बायर्स के पास वो वैरायटी ऑफ थिंग्स तो मिल गई, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स, आपकी चॉइसेस बढ़ गई, आपको चूज़ करने के लिए चीज़ें ज़्यादा मिल गई। और उसके साथ साथ क्या है, अब कंपटीशन बढ़ गया प्रोड्यूसर्स के बीच में। कंपटीशन जब प्रोड्यूसर्स के बीच में बढ़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। अब आप किसकी चीज़ खरीदोगे, जिसकी आपको सस्ती पड़ेगी ये, और जिसकी क्वालिटी आपको अच्छी होगी। और तो अब हर प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके। और जब प्रोड्यूसर्स को लगेगा कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकना चाहिए, अब वो क्या करेंगे, प्राइस क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे, और क्वालिटी को क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे। जिससे किसको फ़ायदा होगा, जिससे फिर बायर्स को फ़ायदा होगा। क्योंकि बायर्स तब कोई चीज़ खरीदेगा क्योंकि उसके पास मल्टीपल चॉइस मिल चुकी है उसको। तो अगर प्रोड्यूसर्स कम रेट पर और अच्छी क्वालिटी में चीज़ देंगे तभी बायर्स परचेज़ करेंगे। तो स्टूडेंट, फॉरेन ट्रेड से प्रोड्यूसर्स को भी फ़ायदा होता है और बायर्स को भी फ़ायदा होता है। प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्ट बियॉन्ड द मार्केट, बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट बिकना शुरू हो जाता है, उसको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट से वो इंटीग्रेट करता है, उसके जो कॉस्ट की प्रोडक्शन उसे कम पड़ती है, क्योंकि अब वो एक कंट्री में प्रोडक्शन नहीं करा रहा, अपने प्रोसेसेस को डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में करवा रहा है। और बायर्स को भी वैरायटी ऑफ थिंग्स मिल जाती है, चीप प्राइजेस पर उसको क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। तो ये था फॉरेन ट्रेड से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क का आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन ट्रेड एंड हाउ डज फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फॉरेन ट्रेड वाला क्वेश्चन भी आपका इजीली आ सकता है। या ये भी क्वेश्चन आता है, हाउ डज फॉरेन ट्रेड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटीग्रेटिंग द मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज, और explain with example how the opening up of foreign trade result in connecting the markets in different countries। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका 5 मार्क्स का। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे पर कंटेंट विल रिमेन सेम। तो आप सेम यही भी लिख सकते हैं आपका, तो आपके क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब एक एग्जाम्पल के जरिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज चाइनीज टॉयज इन इंडिया। अब देखिए, चाइनीज टॉयज मतलब द टॉयज विच आर कमिंग फ्रॉम चाइना, जो चाइना में बन रहे हैं, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइनीज टॉयज। आपने कितनी बारी रैलीज में अपने मिनिस्टर्स को बोलते हुए देखा होगा
कि चाइना के टॉयज़ को बैन कीजिए, चाइना के जो टॉयज़ है उसकी खरीदारी को कम कीजिए। अब वो लॉजिक जो होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ एक बॉक्स में, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमने पिछला वाला लेक्चर में हमने पिछले वाले सॉरी अभी जो टॉपिक कवर किया है फॉरेन ट्रेड वाला, वो चाइनीज़ टॉयज़ के साथ कैसे इंटर रिलेट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्लियर टॉयज़ वर सोल्ड बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर। जैसे इंडिया की बात लेके चलते हैं, क्योंकि वी पीपल आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया से थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अर्लियर टॉयज़ वर सोल्ड बाय डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, मतलब पहले इंडिया, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के रहने वाले लोग ही, इंडिया की बात करें तो इंडिया के रहने वाले लोगों ने ही पहले टॉयज़ बनाए थे। इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स जो थे उन्हीं के ही टॉयज़ बिक रहे थे, बट उनके प्राइसेस जो थे हाई थे। ठीक है, अब हाई और लो का कंपैरिजन मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे है। अब चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने टॉयज़ बनाना शुरू किया, और उन्होंने वो टॉयज़ कहाँ पर करना शुरू किया, एक्सपोर्ट करना शुरू किया इंडिया में, और वो भी लोअर प्राइसेस में। मान लो हमारा जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है, हमारा जो इंडिया का जो कोई प्रोडक्ट है वो बन रहा है 100 रुपीज़ में, ठीक है, और जो चाइना का जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है 80 रुपीज़ में, या 70 लगा लो, ठीक है। अब अगर एज अ बायर मैं क्या देखूंगी कि मुझे चीप चीज़ मिल रही है, मुझे ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं 70 वाली चीज़ परचेज करूंगी। तो मतलब प्राइजेस क्या है यहाँ पर, लो है, और जो इंडिया के जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो यहाँ पर क्या है, हाई। अब लोअर और हाई प्राइजेस के कंपैरिजन के कारण हम चीज़ें परचेज करते हैं। नाउ बायर्स इन इंडिया हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन चाइनीज़ एंड इंडिया टॉयज़। अब जो बायर्स हैं इंडिया के, उनके पास चॉइस हो गई कि वो इंडिया में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको परचेज करें, या फिर जो चाइना में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको परचेज करें। अब आप देखो चॉइसेस आपके पास हैं, पर चॉइसेस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि आपको न्यू डिज़ाइंस मिल रहे हैं, वो भी चीपर रेट पर, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट था वो 100 रुपीज़ का था, और जो चाइना का प्रोडक्ट है वो कितने का मिल रहा है हमें, 70 रुपीज़ का मिल रहा है। अब चीपर प्राइस है और डिज़ाइंस भी न्यू है, ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की थिंग्स मिल रही है, डिज़ाइनिंग आपको मिल रही है। तो अब चाइनीज़ टॉयज़ बिकम पॉपुलर इन इंडिया मार्केट। अब चाइनीज़ जो टॉयज़ हैं वो पॉपुलर हो जाएंगे इंडिया की मार्केट में, क्योंकि अगर आपके पास चॉइस है और आपको कोई चीज़ चीप रेट पे मिल रही है और आपको चीज़ में डिज़ाइनिंग अच्छी मिल रही है, तो हम वो चीज़ परचेज़ करेंगे, और सस्ती भी है और डिज़ाइन भी अच्छा है। तो जो चाइनीज़ टॉयज़ थे वो इंडियन मार्केट में क्या हो गए, पॉपुलर हो गए। और उससे क्या रिजल्ट निकला, उससे ये रिजल्ट निकला कि अब 70 to 80%, 70 to 80% जो हमारे मीन्स टॉयज़ थे, 70 to 80%, वो जो टॉयज़ हैं वर बीइंग रिप्लेस्ड बाय इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉयज़। मतलब अब हमारे 100% में से 80% टॉयज़ जो हो गए वो चाइनीज़ टॉयज़ बिकने शुरू हो गए। क्योंकि अगर आप शॉप पे जाएं और आप देखें कि कोई प्रोडक्ट है वो आपको चीप रेट में मिल रहा है, तो आप वही परचेज़ करोगे। आपने इंडियन टॉयज़ छोड़कर चाइनीज़ परचेज़ करी, क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा मिली और आपको उसकी कॉस्ट भी कम पड़ी। अब जो शॉपकीपर है, बेचने वाला है, वो देखेगा चाइनीज़ टॉयज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर जो थे, इंडियन के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनसे खरीदना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब जब उनसे खरीदना बंद कर देगा, सारे ही चाइना के टॉयज़ बिकने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया में टॉयज़ बनने ही बंद हो जाएंगे, और सारी मार्केट किसकी डेवलप हो जाएगी, चाइना के टॉयज़ की हो जाएगी। और चाइना के टॉयज़ की जब मार्केट डेवलप हो जाएगी इंडिया में, और इंडिया, तो क्या होगा, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, कंपटीशन बिटवीन चाइनीज़ और इंडियन टॉयज़ के बीच में कंपटीशन हुआ, और आपने देखा चाइनीज़ टॉयज़ की कॉस्ट भी कम है और उसमें डिज़ाइनिंग भी ज़्यादा है। तो चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर, चाइना के जो टॉयज़ होंगे वो ज़्यादा अच्छे प्रूव हो जाएंगे, बेटर प्रूव हो जाएंगे, और वो अपना बिजनेस क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे, क्योंकि इंडिया में वो जो टॉयज़ हैं वो तो लोगों ने खरीदने ही खरीदने हैं, ठीक है। तो उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, इलेबोरेट हो जाएगा, उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। इंडियन टॉयज़ मेकर फेस लॉसेस, पर इससे इंडियन टॉयज़ जो इंडिया में बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, उनको फेस करना पड़ेगा क्या, लॉसेस, उनको लॉसेस बियर करने पड़ेंगे, और एकदम से बिजनेस क्या हो जाएगा, कोलैप्स्ड हो जाएगा। अब देखिए आप, अब चाइना का जो मैन्युफैक्चरर है वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ये तो है नहीं कि उसको बहुत सस्ता पड़ रहा हो, तो वो बना रहा है यहाँ पर, तो वो बना रहा है, उसका मोटिव ये नहीं है, उसका मोटिव ये है कि चाइना का मोटिव ये है कि धीरे धीरे मार्केट को कंट्रोल करना। अभी वो कम प्रॉफिट पर,
चीज़ें हमारी कंट्री में भेज रहा है। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया के मैन्युफैक्चरर बंद हो जाएंगे, वो टॉयज़ बनाना ही बंद कर देंगे और सिर्फ कौन रह जाएगा, चाइना के टॉयज़ रह जाएंगे। अब वो क्या करेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी इंडिया में और सिर्फ चाइनीज़ टॉयज़ ही घूमेंगे, उसके बाद वो क्या करेगा, रेट बढ़ाना शुरू कर देगा। और जब वो रेट बढ़ाएगा तो आप लोगों को वो चीज़ खरीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में लोगों ने टॉयज़ बनाना ही बंद कर दिया। जैसे जियो का एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। जियो ने क्या किया था, आके 3 महीने के लिए फ्री कर दिया था, बिल्कुल डेटा और कॉलिंग भी 6 महीने के लिए फ्री कर दी। तो ऐसे धीरे धीरे करते हैं उन्होंने फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हो गया, कुछ कंपनी से, जैसे डोकोमो थी, वो कंपनी तो बंद ही हो गई है, कुछ कंपनीज ने आपस में मर्ज कर लिया। तो धीरे धीरे कंपटीशन क्या होना शुरू हो जाएगा, ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब सारी कंपनीज बंद हो जाएगी और सिर्फ क्या रहेगी, जियो रह जाएगी। और जियो फिर अपने लेवल पर ही मतलब डिमांड करेगी कितने कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कुछ टाइम से अब जियो ने भी अपना जो प्लान है वो इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि जब एक मार्केट पूरी मार्केट के ऊपर, मतलब दूसरी मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, एक कंट्री दूसरे की मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो वो वहाँ पर कम प्रॉफिट में भी चीज़ें बेचती है। और एक बारी वहाँ पर की मार्केट को कंट्रोल कर लेती है, कंपटीशन बिल्कुल एंड कर देती है, तो उससे क्या होता है, जब वो उस कंट्री की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो जाती हैं, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाना शुरू करती है, अपने प्रोडक्ट के रेट को बढ़ाना शुरू करती है। और इसलिए कहा जाता है, इसलिए रैलीज में, वही मैंने पहले क्वेश्चन एराइज किया था, कि तभी बोलते हैं कि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग बंद ना हो जाए, इसलिए बोला जाता है कि चाइनीज़ टॉयज़ या चाइनीज़ चीज़ों को खरीदना बंद कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरिंग को चांस दीजिए, अपने इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को चांस दीजिए, कि 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब चीप चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनिशियली कभी भी चीप चीज़ नहीं बनती है। धीरे धीरे हम उनमें इनोवेशंस करते जाते हैं, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इन्हेंस करते जाते हैं, तो चीज़ों की कॉस्ट अपने आप घटती जाती है। पर अगर चांस ही नहीं देंगे तो मार्केट हमारे इंडिया की कभी भी डेवलप नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया ठीक है, बेच रहे हैं, जिससे सबको काम मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स, दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आके बेच रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं कंट्री को लॉस है। इसलिए इतनी चीज़ें खरीदी जाएं जिससे कंट्री को लॉस बियर ना करना पड़े। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू।